तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें तेवाकन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम इसे रख सकती हो, लेकिन तुम ये बात जान लो कि मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा। ये सुनने के बाद तो एलन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इसे मान जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर तेवाकन उसका हाथ मांग रहा था अलविदा कहने के लिए। इसके बाद तो एलन तेवाकन के हाथ की ओर ही देखने लगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस व्यवहार की आदी नहीं हूँ। और वो अपना हाथ देने में बहुत ज़्यादा ही हेजिटेट कर रही थी। इसके बाद तो फिर तेवाकन कहता है कि मुझे यकीन है आपको इसकी आदत हो जाएगी, और वो अभी भी जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे किया हुआ था। इसके बाद तो एलन उसके हाथों की ओर देखती है, लेकिन वो भी घबरा रही थी। फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को वापस लेती हूँ, तेवाकन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद तो एलन अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और तेवाकन उसे उठा लेता है और वो उसे घोड़े के ऊपर बिठा देता है। और ऐसे अचानक से हुए एक्शन के कारण तो एलन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। फिर तो तेवाकन अपनी तिरछी निगाहों से उसके हाथों की ओर देखने लग जाता है। फिर तो तेवाकन उसके हाथ को देख के कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, और एलन कहती है कि मुझे माफ़ करना। इसके बाद तेवाकन कहता है कि मेरा हाथ एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और एलन कहती है तुम जो भी कर रहे थे कंटिन्यू करो। इसके बाद तो तेवाकन कहता है कि जब तक आप और मैं एक दूसरे से परिचित नहीं हो जाते, और ये कहने के बाद वो उसके हाथों पे किस करता है, और ये कितना जेंटलमैन इंसान लग रहा है। वो एलन को किस करता है जहाँ पर उसके चोट लगी हुई थी, और वो उसे कहता है कि फेयरवेल, हम दोबारा से मिलेंगे। ये कहकर वो उसके हाथ को छोड़ देता है और एलन अपने महल के लिए निकल जाती है, और वो उसे पीछे पलट कर देखती है और तेवाकन उसे अभी भी देख रहा होता है। और पीछे से कोई कहता है यहाँ इस धरती पर क्या चल रहा है लॉर्ड तेवाकन। और कोई पीछे से कहते हुए आता है एक बच्चा, मुझे लगा कि आप नाव को टेक ओवर करना चाहते हैं। इसके बाद तो वो व्यक्ति पूछता है कि क्या आप प्रस्ताव देकर खून खराबे से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर मैंने कोई मिस्टेक की है। तेवाकन कहता है कि तुम सही हो, मैं नाव को चाहता था और मेरी विश थी कि मैं नाव पे ऊपर हमला कर। इसके बाद तो वो व्यक्ति कहता है उत्तराधिकारी के संबंध में हमें सारे प्रॉमिसेस को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि एक नाजायज बच्चा एक कलह का वो बन सकता है कारण। वैसे भी उन लोगों के पास हमारी बात को मानने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद तो तेवाकन ज़ोर से कहता है लेकिन वो उन चीज़ों में से एक है जिसे मैं चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद तो इस व्यक्ति का पूरा मुंह ही बंद हो जाता है और ये कहता है कि मुझे माफ़ करना, आपने क्या कहा। इसके बाद तो तेवाकन प्रिंसेस को याद करते हुए कहता है कि प्रिंसेस ऑफ नाउक, एलन को याद करते हुए वो ये सब कह रहा होता है। और ये व्यक्ति कहता है कि तुम उस औरत को चाहते हो, तुम ऐसे इंसान नहीं थे जो कि किसी के चेहरे पर पिघल जाते। तुम उस महिला के लिए इतने उदासीन कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे पीछे इतने बेतुके से रूमर्स फैल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम उस महिला को एक बार अब तक अच्छे से देखा भी नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी के चेहरे या सुंदरता के ऊपर प्रभावित हो जाए, तो फिर अचानक से ऐसे क्यों। ये सुनने के बाद भी तेवाकन कहता है कि ये प्रस्ताव बिल्कुल छापे मारने जैसा है। ऐसा नहीं कि अगर उसने अपना दिल किसी और को दे दिया है तो मैं उसको फोर्स कर सकता हूँ। और उसके बाद तो वो कहता है वो बच्चा मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद तो वो इंसान उससे पूछता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसे बहुत ज़्यादा लंबे समय से पसंद करते हो। मुझे ये मत कहना कि वो प्रिंसेस आपके दिल में बहुत पहले से थी। इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, है ना। इसके बाद तो तेवाकन कहता है कि मैं तो बस वही लेना चाहता हूँ जो मेरा है, वो तो बस हमेशा से मेरी ही थी। इसका मतलब है कि नाउक नाउक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। और ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है
और तेवाकुन उसे कहता है, फार्मस शट अप, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें वो बता दूंगा। इसके बाद तो वो कहता है कि फार्मस, अगर तुम्हें कोई चीज़ जानने की ज़रूरत है तो मैं वो तुम्हें बता दूंगा। और इसके बाद फार्मस मन के अंदर सोचता है, सच तो ये है कि मेरे पास कोई भी हक नहीं है कि मैं उससे ये क्वेश्चन पूछ सकूं। इसके बाद तो फार्मस तेवाकुन से कहता है कि एज़ यू विश माय लॉर्ड। और उसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हमारी एलन दिखाई जा रही होती है जो कि खिड़की के पास खड़ी होती है और वो मन के अंदर सोच रही होती है। उसे उसके लवर की सारी बातें याद आ रही होती है, जहाँ पे उसका लवर कह रहा होता है, मुझ पे और इस बात पे ट्रस्ट कीजिए, अंकल हैं जिसने इस मैरिज के लिए फोर्स किया है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। वो कह रहा होता है, भले इसमें मेरा पूरा जीवन लग जाए लेकिन मैं तुम्हारा वेट करूँगा। एलन उसे मन के अंदर गुड बाय बोल रही होती है और वो उसके बारे में सोचती है, तुम किसी को ढूंढ लेना स्वर्ग में जिसे तुम दिल से पसंद कर सको। एलन को याद आता है कि उसने कहा था उसकी शादी के बाद वो उसे किसके अलावा कुछ भी कर सकता। वो बताती है कि उसका रिश्ता किसी लेन देन से ज़्यादा कुछ और नहीं था। जैसे ही हाउस एलेनफेल्डर ने हमारे ऊपर सत्ता के लिए वो मैरिज थोप दी थी, इसीलिए मैंने भी उसका फ़ायदा उठाना चाहा था। और अब वो कहती है, लेकिन अभी तक मैं उसके मरने के बाद भी उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इस बच्चे के झूठ को छुपाने का अब एक ही रास्ता है। इसके बाद तो एलन को तेवाकुन की याद आने लगती है कि, और वो सोचने लगती है, क्या मैं उसे बहका पाऊँगी, क्या मैं उससे ये झूठ कह सकती हूँ, क्या वो फंस जाएगा इसमें। और उसे उसकी आंखें याद आ रही होती है और उसे वो किस भी याद आती है और फिर वो अपने हाथ को पकड़ के सोचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि आप सुन रही हैं। और वो अचानक से चौंक जाती है और वो उसकी ओर देखती है और एलन कहती है, सर मार्शल लॉ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। फिर मार्शल लॉ सर कहते हैं कि हमने कुछ महीनों के लिए इनफ प्रोडक्ट जमा कर लिया है। एलन सोचती है ये बहुत अच्छा है, हम एटलीस्ट 3 महीने तक टिकने के लिए सामान इकट्ठा कर पाए। इसके बाद तो सर एलेनफेल्डर बोलते हैं कि इतनी ज़िद्दी मत बनो और टैक्स को बढ़ा दो, हम इतने से गुजारा नहीं कर पाएंगे। एलन कहती है कि रातों रात से चला आ रहा सूखा एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा और मैं अपने लोगों के दुख को बढ़ाना नहीं चाहती, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हमारा राज कर साल दर साल अब घटा ही जा रहा है। मैंने सोचा कि कम से कम हम इस वर्ष के व्यापार के साथ एटलीस्ट 3 वक्त का तो खाना खा पाएंगे, अगर उस तेवाकुन ने ना घेरा नहीं डाला होता। और इसके बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। इसके बाद एलन सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैंने लॉर्ड तेवाकुन का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये और भी ज़्यादा बदतर हो सकता था। इसके बाद तो वो व्यक्ति कहता है कि फिर भी इसे इतना जल्दी एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा रश में हुआ है, तुम्हें सबसे पहले एलेनफेल्डर फैमिली से तो बात करनी चाहिए थी। और इसके बाद वो कहता है कि चलो हम फिर से चलते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं उसके साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर चलूँगी। उसने कहा था कि वो एलेनफेल्डर की बॉडी को हमें वापस कर देगा आज, कृपया कर उन्हें मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कह देना। इसके बाद वो कहती है, इसे मेरे नए फियांसे के प्रति एक निरादर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए उससे अनुरोध करूँगी। इसके बाद तो वो अपनी रिपोर्ट रखता है और कहता है कि मेरी रिपोर्ट यहाँ पे समाप्त हुआ और अब मैं यहाँ से लीव लेता हूँ। एलन सोचती है कि इन पॉलिटिकल गेम से अब तक मेरा पीछा क्यों नहीं छूटा। और इसके बाद वो डेड बॉडीज़ वो लोग लेकर आते होंगे, इसीलिए मुझे जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज कर लेना चाहिए शो के लिए। वो थोड़ी सी देर के लिए आराम के लिए बैठी होती है, फिर उसे तेवाकुन की याद आती है और वो सोचती है कि उसने कहा था कि वो पर्सनली आएगा और यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद वो सोचती है कि मुझे उसके स्वागत के लिए कुछ पहनना चाहिए और अचानक से उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है, मुझे देखो, मैं लॉर्ड तेवाकुन को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, जब
कैलन फेल्डर मर चुका है। मैं एक सेल्फिश और कोल्ड लवर था एंड तक। और उसके बाद तो हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उसकी नैनी रो रही होती है। एलन अपनी नैनी को रोते हुए देखकर उन्हें बुलाती है। इसके बाद नैनी कहती है, ये वो सबसे फैंसी ड्रेस है जो मुझे मिला है, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो प्रिंसेस? वो कहती हैं कि वे बर्बर के लोग वाकई स्वागत के कोई लायक नहीं है। इसके बाद तो एलन उदास होते हुए कहती है कि लेकिन हमें अभी भी उनके प्रति कुछ शिष्टाचार बनाए रखने की ज़रूरत है। नैनी कहती है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करो, वो अच्छे दृश्य के लायक नहीं है। नैनी कहती है कि क्या वे वही लोग नहीं थे जिन्होंने आपके लवर को मार दिया था? इसके बाद तो एलन मन के अंदर सोचती है कि मैं जानती हूँ नैनी आप कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद तो एलन नैनी का पूरा नाम लेती है जो कि है मैडम एलन फेल्डर। और उसके बाद नैनी कहती है कि हाँ सर एलन फेल्डर मर चुके हैं और मेरी सगाई अब लॉर्ड टेवाकन के साथ हो चुकी है। और अब सर कैलन फेल्डर के बारे में बात करना मेरे और मेरे मंगेतर के लिए निरादरपूर्ण है। और ये सुनने के बाद नैनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि कौन ही चाहेगा कि उनका एनिमे ही उनके सेवियर बन जाए। और फिर तो नैनी कहती है ऑफ कोर्स योर हाइनेस, और एलन कहती है और एक और चीज़, और नैनी कहती है कि हाँ, और एलन कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बाद एलन मन के अंदर सोचते हैं ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है, ये भले ही एक झूठ है। और इस बात को नैनी भी जानती है, लेकिन वो कहती है क्या, उनको तो समझ ही नहीं आता ये सब कब हुआ। और वो कहती है कि अपनी आवाज़ को धीमा रखो और मुझे ये दिखाने में कितना समय लगेगा। और नैनी उन्हें ये बात बताने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है योर हाइनेस, और वही आवाज़ दोबारा आती है और कहती है कि टेवाकन आर्मी गेट पर आ चुकी है। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही थोड़े से घबरा जाते हैं। फिर तो हमें हमारा घोड़े पे सवार मेन लीड टेवाकन दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे कॉफिन लेकर आया होता है जो कि एलन नहीं मंगवाए थे। और उसका स्वागत करने के लिए एलन उसके सामने आ जाती है और वो उस कॉफिन को देख कर के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फार्मस कहता है कि जैसे कि आपने रिक्वायरमेंट की थी प्रिंसेस, हमने इन शवों को किसी अपवित्रता के लिए यहाँ लाया है, आप इसे हमारी ओर से दिया गया एक छोटा सा तोहफा समझ सकती हैं। और इसके बाद तो एलन उदास होते कहती है कि मेरे फियोंसे का फर्स्ट गिफ्ट एक लाश है। एलन उदास मन से ही सही लेकिन कहती है थैंक यू, आपने तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में वापस लौटाया है। और वो आगे और कहती है और इन्हें ताबूत के अंदर भी रखा है। और तभी तेवाकन उसकी ओर आगे बढ़ता है और कहता है वो सभी दुख के दिन अभी बीत चुके हैं और अब आइए हम शादी के ऊपर चर्चा करते हैं। और इसके बाद अपनी प्रिंसेस अपने आप को ठीक करती है। इसके बाद तो वो सभी लोग पैलेस के अंदर बैठे होते हैं और वो कह रही होती है कि मेरा मानना है कि शादी में देरी से किसी भी पक्ष को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फार्मस कहता है कि हमारे आगे ठंडी है, तेवाकन सेना कैंपस तोड़ करके शेल्टर को चाहती है। और जहाँ तक योर हाइनेस आपका सवाल है, फार्मस बहुत रूड तरीके से कहता है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए मैरिज को जल्दी कर लेना ही बेहतर होगा। ये सुन के तो सर वेंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चौंक जाते क्योंकि उन्हें भी इस बारे में नहीं पता था। और वो सोचते हैं कि एक बच्चा, लेकिन प्रिंसेस तो आज तक किसी के साथ सोई ही नहीं है। और सर वेंजो पूछ लेते हैं कि प्रिंसेस ये किसकी संतान है, और एलन भी कह देती है मेरा। वो कहने वाली थी कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन तेवाकन कहता है कि नहीं, अब ये मेरा बच्चा है। और ये सुनने के बाद तो एलन भी चौंक जाती है। और इसके बाद तेवाकन कहता है कि जो बच्चा प्रिंसेस के पेट में है वो अब मेरे खुद के बच्चे की तरह बड़ा होगा और सिंहासन पर उसका अधिकार मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। मतलब तेवाकन उस बच्चे को अपना नाम देना चाहता है और उसे सब कुछ दे देना चाहता है। और ये सुनने के बाद एलन भी मन में सोच रही होती है इसका मतलब क्या है।
और सर वेंजो बिना कुछ जाने ही कहते हैं, प्रिंसेस आपने ये क्या किया। एलन सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ ये कितना लापरवाही भरा लगता है। एलन मन के अंदर सोचती है अब मैं चीज़ें वापस नहीं ला सकती, या फिर तो अब मैं गर्भपात का नाटक करूँगी एक सही समय पर, या फिर मैं एक्चुअली में, और वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है कि या फिर मैं एक्चुअली में उसके चाइल्ड को बियर करूँगी। और उसके बाद वो सोचने लगती है और गहराई से कि लेकिन मुझे इसके लिए तो पहले, और उसके बाद, और इसके आगे देख लो फ्रेंड्स, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती, खुद ही देख लो। मैं तो बस एलन से यही कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। इसके बाद तो एलन मन के अंदर सोचती है कि मुझे अनुभवी होने का नाटक करना होगा और ऐसा दिखावा करना होगा जैसे कि ये मेरा पहली बार का नहीं है। और एलन वहाँ कुर्सी पर सबके सामने बैठे बैठे सोच रही होती है कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो, और वो और भी सोचते हुए कहती है कि अगर उसे पहले से ही पता हुआ कि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है तो। तभी फार्मस अचानक से कहता है कि मैरिड अगले फोर्टनाइट तक हो जानी चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी को छुपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर वेंजो तभी चिल्लाकर कहते हैं कि अगले फोर्टनाइट तक, ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। इतने कम समय के साथ हम तो गाउन तैयार करने में भी नहीं सक्षम हैं। तभी तेवाकन कहता है कि मैं खुद से ही उसके लिए वेडिंग एंटायर लाऊंगा और प्रिंसेस को अपने फिंगर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तो तेवाकन घूरते हुए कहता है अगर इसके अलावा शादी में देरी का कोई और कारण है तो अभी भी बोलने का समय है। फिर तो एलन उसकी बात सुनने के बाद मन के अंदर सोचती है कि अगर इस तानाशाह को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो। उसके बाद तो एलन सोचती है कि उसे बताना चाहिए। फिर वो बोलने लगती है कि वेडिंग एंटायर ही नहीं एक इशू है। फिर एलन कहती है कि नाव में बहुत समय से सूखा चला आ रहा है जिसके कारण नाव की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम सिर्फ 2 वीक के अंदर शादी का पूरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद तो फिर तेवाकन कहता है अच्छा तो फिर मनी इशू है, और फिर एलन कहती है कि हाँ। इसके बाद तो तेवाकन फार्मोस का नाम चिल्लाता है और फार्मोस कहता है यस माय लॉर्ड, और उसके बाद फार्मोस एक बक्सा खोलता है और कहता है इसे रखो। इसे देखकर एलन की आंखें खुली रह जाती है और फार्मोस कहता है कि ये वेडिंग एंगेजमेंट गिफ्ट है आपके लिए। ये उपहार हमारे द्वारा दिए गए 6 दापूतों से ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। सर वेंजो ये सब देखकर तो प्रिंसेस से बोल रहे थे प्रिंसेस ये सब क्या है। फार्मोस कहता है कि हम इस विवाह के अनुबंध में शर्त रखेंगे कि नाव के शासन को राजकुमारी द्वारा दिए गए बच्चे की गारंटी दी जाएगी, और इसके अलावा तेवाकन हाउस ऑर्कस फैमिली को अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करेगी और उनके शाही रक्षक बनेंगे। सर वेंजो चिल्लाते हुए कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं कि आपकी पूरी शाही सेना को हम अपने पास किराए पे रखें। निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि ये सेना भी लागत को पूरा नहीं कर पाएगी। फिर फार्मोस दोबारा से कहता है डरो मत, उस पूरी सेना का खर्च भी लॉर्ड तेवाकन उठाएंगे। फिर तो एलन सोचने लगती है कि यदि तेवाकन सेना ऑर्कस फैमिली में जुड़ जाएगी तो नाव 5 राज्यों में सबसे अधिक मजबूत देश के रूप में उभरेगा, और अपनी ही सेना को किराए के खर्च के रूप में हमें देना, वो ऐसे सौदे क्यों पेश कर रहा है। इसमें उसका ना ही कोई फ़ायदा है, इसके अलावा इससे उसकी बदनामी ही हो रही है। फिर तो एलन कहती है कि आपकी शर्तें सुनने में इतनी अच्छी लगती हैं कि इसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम इस पर विश्वास करेंगे। फिर तो तेवाकन बहुत ही ज़्यादा शांत होकर कहता है कि मेरे पास कोई कारण नहीं है अपने मंगेतर को धोखा देने का। एलन को फिर भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि जब तक इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा ये ऐसा क्यों करेगा। फिर तो एलन उसके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है नाव को इतनी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति इस बंजर भूमि के ऊपर क्यों ही हमला करेगा, क्यों ही इसे लेना चाहेगा। फिर तो वो उसके जवाब में कहता है, हाउस ऑर्कस के नाइट कमांडर के बारे में क्या? उसका नाम सुनते ही एलन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि वो मर चुका है और उसकी बात यहाँ कहाँ से बीच में आ रही है। फिर तो एलन कहती है कि मुझे माफ़ करना, और वो मन के अंदर सोच रहे होते हैं इसका मतलब सर कैलेनफेल्डर से तो नहीं है। फिर तो तेवाकन टोंट मारते हुए कहता है कि कुछ लोग तो आक्रमण करना चाहते हैं, चाहे वो नाव के पीछे हो चाहे वो आपके पीछे हो प्रिंसेस। इसके बाद तो फार्मस बिना एलन की अनुमति के बोलता है, ठीक है, मैं योर हाइनेस इसे हमारी शर्तों पर सहमति के रूप में लूँगा। फिर तो फार्मस पूछता है, क्या मैं तेवाकन सेना के रहने के लिए स्थान के बारे में आपके कमांडर के साथ कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ? और वो उसको लेकर इस तरफ चला आता है। इसके बाद तो सर वेंजो और ऑर्कस के जाने के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। वहाँ पर तेवाकन और एलन ही थे। फिर तो एलन मन के अंदर सोचती है कि मुझे यहाँ पे सफरिंग हो रही है, मुझे बाहर जाना चाहिए। वो सोचती है कि अगर मैं बाहर जाऊँ और घूमूँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा। फिर तो वो तेवाकन से पूछती है वॉक पे जाने के लिए, और वो भी हाँ में भर देता है। इसके बाद तो वो लोग डाइनिंग हॉल से बाहर आ चुके थे और तेवाकन पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, और वो अपना हाथ एलन की ओर आगे बढ़ाया हुआ था। तेवाकन को ऐसे हाथ आगे बढ़ाया हुआ देख करके एलन सोचने लगती है कुछ। इसके बाद वो तेवाकन के हाथ में अपना हाथ रख देती है और एलन और तेवाकन साथ में चल रहे होते हैं। और एलन चलते हुए कहती है कि हमें बाहर गार्डन की ओर जाना चाहिए, और वो चलते चलते तेवाकन की ओर देखती है और मन के अंदर सोचने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक बियर के साथ चल रही हूँ। और वो मन के अंदर सोचती है ये इंसान इतना बड़ा क्यों है। वो मन के अंदर सोचती है क्या मैं इसीलिए इसके आसपास इतनी तनावग्रस्त रहती हूँ। और उसका हाथ, एलन अचानक से ब्लश करने लग जाती है और वो सोचती है कि इसके हाथ इतने ज़्यादा सॉलिड क्यों हैं, और वो उसके ओर घूर के देखता है। तेवाकन के ऐसे देखने पर वो बहाने बनाने लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने अपने हाथों पे अब तक मेडिसिन नहीं लगाई है। और तेवाकन उसके हाथ को अपने हाथ में रख कर देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों पर और भी ज़्यादा स्कार्स को देख पा रहा हूँ। और वो उससे पूछने लगता है कि इस बार अब क्या हुआ। और वो उससे कहने लगता है कि राजकुमारी अपना अच्छे से ख्याल रखना। और तेवाकन बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है कि और अब से आपके सभी घावों की जिम्मेदारी मेरी होगी। और एलेन उसकी ऐसी बातें सुन के उसकी ओर देखने लगती है और अचानक से तेवाकन उसके हाथों पे किस करने लगता है बाबा। और एलन को पुराना सीन याद आने लगता है जब उसने उसके हाथों पे पहली बार किस किया था, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, और वो अपना हाथ हटा लेती है। फिर तो तेवाकन उससे पूछने लग जाता है कि मैं आपका इलाज क्यों नहीं करता। एलन उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहते हैं कि हमें अपनी वॉल को कंटिन्यू करना चाहिए। और वो कहती है कि गार्डन इधर है। एलन को तेवाकन की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अपना ख्याल रखना। वो सोचती है कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान नहीं है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्डन पूरी तरीके से सूखा पड़ा था। फिर तो गार्डन को देखने के बाद एलन अपने बात पे रिग्रेट कर रही होती है कि उसने क्यों वॉल के लिए पूछा उसे। एलन सोचती है कि अगर उसे ऐसा लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ तो। इसके बाद तो तेवाकन पूछता है मैंने सुना था कि ये कभी एक बहुत सुंदर बगीचा हुआ करता था। फिर तो एलन कहती है कि लेकिन अब ये एक बंजर भूमि ही है। एलन सोच रही थी कि ये भूमि कभी भी इतनी ट्रबलसम थी ही नहीं, शायद उसे अब ये एहसास हो रहा है। तेवाकन पूछता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। एलन कहती है कि नहीं, लेकिन बस मेरे को इस बात का रिग्रेट है कि मैंने ऐसी जगह घूमने के लिए चुनी जहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तेवाकन कहता है कि मैं कुछ कम नहीं कहूँगा, आखिर आप यहाँ मेरे साथ हैं। एलन सोचती है उसका क्या मतलब है कि मैं उसके लिए मेरे साथ रहना सहनीय है, या
इसके बाद तो वो तेवाकन से बोलते हुए कहती है, अगर यदि ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल से ये ठीक है। एलन ने इतना काई होता है कि तेवाकुन उसे कहता है कि हिलना मत। उसने शायद कुछ देख लिया था, लेकिन एलन कहती है तुमने क्या कहा, एक्सक्यूज़ मी। और तभी हम देखते हैं कहीं से एक एरो आ रहा होता है जो कि हमारी एलन को लगने ही वाला होता है। तेवाकन अपनी एलन को पकड़ लेता है और उसकी जगह उसे ये तीर लग जाता है। ये एहसास होते हैं कि तेवाकन ने उसे बचाया है। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और तेवाकन उसके हाथों में होता है जिसके शोल्डर्स पे तीर लग चुका था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत